हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी में जो कल हमने डिस्कस किया था, यानी कि जो कल हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, वो था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कल इसके बारे में थोड़ा हमने समझा था। हमने आपको ये भी बोला था कि अभी ये हमारा आधा ही हुआ है, आधा हम कल करेंगे, यानी कि उसके आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल सबसे पहले हमने पाचन तंत्र समझने से पहले हमने सबसे पहले पोषण के बारे में समझा। पोषण क्या है? जीवों में पोषण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, स्वपोषी, विषमपोषी। ये जो विषमपोषी होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राणी संभोजी, मृतोपजीवी, परजीवी। ये हमने समझे थे थोड़ा सा पोषण के बारे में। उसके आगे हमने पाचन के बारे में बात किया था कि मानव में पाचन तंत्र कैसे होता है। तो हमने देखा था कि जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं उनको एंजाइम अभिक्रियाओं के द्वारा सरल क्रिया करने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा पाचन कहलाता है। साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि जो भोज्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे कणों में टूटकर ऊर्जा देते हैं और यही जो ऊर्जा देने का कार्य करते हैं इसी को हम अपचयन कहते हैं। साथ ही साथ हमने जो पाचन तंत्र के मुख्य भाग थे हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। जो कि मुख्य भाग थे, एक था हमारा आहार नाल, दूसरा था इससे संबंधित जो ग्रंथियां हैं। तो आहार नाल में हमने बात की थी मुख गुहा के बारे में, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो मुख गुहा के अंदर ही पाया जाता है आपके दांत, जीभ और क्या, लार ग्रंथियां। तो आपने देखा था जो दांत होते हैं उनके निकलने के 4 क्रम होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह में निकलते हैं। एक होता है इंसीजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर, दूसरा होता है मोलर। ये 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं। इनकी टोटल संख्या जो होती है वो 32 होती है। हमने आपको ये भी बताया था, अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहें तो 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 यही फार्मूला है, आप इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हमने बात किया था जीव के बारे में। जीव क्या है हमारा? तो पेशियों से बनी एक संरचना है जो ये आपके स्वाद ग्रहण करने का काम करती है। हमने लार ग्रंथियों की बात की थी, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक थी हमारी पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी थी सबलिंगुअल और तीसरी थी सबमैंडिबल ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि लार क्या होता है, लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, लार का पीएच मान कितना होता है, और लास्ट में हमने देखा था कि लार के कार्य क्या होते हैं। तो हमने कुछ प्रमुख कार्य देखे थे। अब ये इतनी चर्चा तो हमने कल की थी, उम्मीद है कि आपने कल की क्लास को रिकॉल कर लिया होगा। अब उसी के आगे आज हमें डिस्कस करना है जो हमारे आहार नाल का अगला भाग है, जिसे हम कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? तो हम इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारे आहार नाल का भाग होता है। उम्मीद है कि आपने आहार नाल के सारे भाग याद कर लिए होंगे। तो हमने इसमें 2 तो देख लिया, एक मुख गुहा देख लिया और एक लार ग्रंथि देख ली। अब अगला है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? तो यह मुख तथा ग्रास नली के बीच स्थित होता है। इसमें श्लेष्मिक झिल्ली का अस्तर होता है। क्या होता है? इसमें श्लेष्मिक झिल्ली का अस्तर होता है। ग्रसनी का मुख्य कार्य भोजन को निगलना होता है। इसके अलावा ये आवाज निकालने में भी मदद करती है।
आपने ये भी देखा था जो हमारी जीभ है, ये भोजन को अंदर निगलने में तो सहायता करती ही करती है, लेकिन साथ ही साथ ये शब्दों के उच्चारण में भी हमारी मदद करती है। तो उसी तरह से ये हमारी ग्रसनी भी हमारे भोजन को निगलने में मदद करती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन को निगलना, लेकिन इसके साथ साथ ये आवाज़ निकालने में भी हमारी मदद करती है। ठीक, अगला जो पार्ट है हमारा वो है ग्रास नली। अब ये ग्रास नली क्या है? तो ये जो ग्रास नली है ये एक काफ़ी तंग एवं सकरी नली होती है। ये जो हमारी ग्रास नली होती है ये बहुत ही सकरी होती है। इसकी लंबाई लगभग 10 इंच होती है और अगर व्यास की बात किया जाए तो व्यास 1 इंच होता है। ध्यान रखिएगा जो ग्रास नली है, ग्रास नली की लंबाई 10 इंच है और जो हमारा व्यास है ग्रास नली का वो 1 इंच है। ठीक, यह ग्रसनी को आमाशय के कार्डियक भाग से मिलाता है। तो ग्रसनी क्या करता है, वो ये ग्रास नली क्या करता है, तो ग्रास नली ग्रसनी को आमाशय के कार्डियक भाग से मिलाता है। भोजन ग्रास नली से होते हुए आमाशय में मांसपेशियों की जो क्रमानुकुंचन गति के कारण ये जो भोजन ग्रास नली में होते हुए आमाशय में मांसपेशियों के क्रमानुकुंचन गति के कारण ये इसे मतलब जो ये गति हो रही है इस गति को पेरिस्टेल्टिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टेल्टिक गति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पहुंचाया जाता है जहां भोजन का पाचन होता है। तो ये इसको कहाँ पहुंचाता है? ये उस जगह पर पहुंचाता है जहां पर भोजन का पाचन होता है। ठीक, तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रास नली है ये भी भोजन को ले जाने का कार्य करती है। ये क्या करती है? ये भोजन ग्रास नली से होते हुए ये ग्रास नली से होते हुए आमाशय में मांसपेशियों के क्रमानुकुंचन गति के कारण, और इस गति को क्या कहते हैं? इस गति को कहते हैं स्टेल्टिक गति कहते हैं। इसके कारण ये पहुंचाया जाता है जहां पर भोजन का पाचन होता है। तो ये आपने समझा कि ये जो ग्रास नली है इसका क्या कार्य है। ठीक, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आमाशय की। आमाशय के बारे में भी तो आपने सुना था कि ये भी हमारे ग्रास नली का एक भाग है। तो थोड़ा सा हम आमाशय के बारे में भी समझ लेते हैं। आमाशय क्या है? तो ग्रसिका से भोजन, ग्रसिका या ग्रास नली दोनों सेम है, आपने स्टार्टिंग में लिखा है। चाहे आप ग्रसिका कहिए चाहे आप ग्रास नली कहिए, दोनों बात एक ही है। ठीक, तो ग्रसिका यानी कि ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। अभी अभी आपने समझा जो जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। अब ये जे आकार की थैलीनुमा संरचना क्या है? तो ये आपका जो आमाशय होता है, आमाशय कैसा होता है? आमाशय अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता है ना हमारा आमाशय। तो ये जे आकार का थैलीनुमा संरचना होती है। अब आमाशय करता क्या है? तो ये जो हमारा आमाशय है, आमाशय में इसकी दीवारों में उपस्थित ग्रंथियों व कोशिकाओं के द्वारा जठर रस का स्राव होता है। तो ध्यान रखिएगा जठर रस का स्राव कहाँ पर होता है? तो जठर रस का स्राव जो होता है वो आमाशय से होता है। ठीक, जो कि उच्च अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान होता है 2। ध्यान रखिएगा ये जो आपके लार ग्रंथियां मतलब कि लार है जो आमाशय के रस निकल रहा है, इन सब के पीएच को आप ध्यान रखिएगा। ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हमने जब कल लार के बारे में समझा था कि जो स्लाइवा है इसका पीएच मान कितना होता है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जठर रस अम्लीय होता है।
क्या होता है, ये जो हमारे ग्रंथियों से आमाशय में जो इसकी दीवारों में उपस्थित जो ग्रंथियां हैं, वहां से जो जठर रस निकलता है, उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, HCl। और यही अम्ल उपस्थित होने के कारण इस रस में अम्लीयता होती है। जठर रस में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि दूध के पाचन में सहायता करता है या फिर दूध के पाचन को करता है। और ये रेनिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो ये रेनिन एंजाइम बच्चों में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ से 3-4 पॉइंट थे जिसे आपको समझना है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आपने क्या समझा? ये आपने आमाशय के बारे में समझा। क्या? कि आमाशय अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है और ये आहार नाल की सबसे अधिक फैला हुआ भाग होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये आहार नाल का सबसे अधिक फैला हुआ भाग होता है और ये एक थैलीनुमा संरचना के समान होता है। ये आपने पहले ही देखा। ये क्या होता है? ये जो हमारा आमाशय है, ये डायाफ्राम के ठीक नीचे कुछ बाईं ओर उदर गुहा में स्थित होता है। ठीक, और ये कैसे बना होता है? तो ये मांसपेशियों का बना होता है। इसकी दीवारें काफी मोटी होती हैं। आमाशय की जो बाहरी सतह होती है, बाहरी सतह बड़ी और जो इसकी भीतरी सतह होती है वो छोटी होती है। ये क्या होता है? इसका जो आमाशय का बाहरी सतह होता है ये बड़ा होता है और जो आंतरिक सतह होती है वो छोटी होती है। साथ ही साथ आपको देखना है, जो इसकी दीवारों में जो उपस्थित ग्रंथियां होती हैं, उनसे आमाशय रस निकलता है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर इसका पीएच मान आपसे पूछा जाए, किसका? जो अम्लीय रस निकल रहा है, आमाशयिक ग्रंथियों से जो रस निकल रहा है, उसका पीएच मान होता है 2। अगर ये पीएच मान ये जो रस निकलता है, जठर रस निकलता है, ये अम्लीय क्यों होता है, किसके कारण होता है? या फिर पूछा जाए आपसे जठर रस की अम्लीयता का कारण क्या है, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला आप ध्यान रखें तो HCl होता है। साथ ही साथ जठर रस में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि दूध का पाचन करता है। ठीक, ये आपने समझा आमाशय के बारे में। अब ये जो आमाशय से रस निकल रहा है, जिसे हम जठर रस कह रहे हैं, ये निकलता क्यों है? इसका कार्य क्या होता है? जरा हम ये भी तो समझें कि ये ऐसे ही निकलते रहता है। हमारे शरीर में कोई भी पार्ट, कोई भी ऐसा चीज यूं ही नहीं निकलता, यूं ही नहीं बना है। हर एक पार्ट का हर एक जो रस निकलता है या जो स्लाइवा निकलते हैं, जो ग्रंथि हैं, इनके अपने अपने कार्य होते हैं। तो ये जो आमाशय रस निकल रहा है, जरा हम इसके कार्यों पर भी चर्चा करते हैं कि ये क्यों निकल रहा है। ठीक, तो ये जो आपका आमाशय रस है, ये क्या कार्य करता है? सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे, पेप्सिन नामक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर प्रोटीन के कणों को छोटे छोटे तथा घुलनशील प्रोटीन के कणों को पेप्टोन तथा प्रोटीओजेज में बदल देता है। ये क्या करता है? तो जो ये पेप्सिन नामक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर प्रोटीन के कणों को छोटे तथा घुलनशील प्रोटीन के कणों को पेप्टोन तथा प्रोटीओजेज में बदल देता है। आपको ध्यान रखना है कौन सा? पेप्सिन एंजाइम यहाँ पर। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा लार है, अभी आपको सारे एंजाइम के नाम मिलेंगे, इसमें आपके पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ये एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। और आमाशय रस अम्लीय होता ही है, आपको पता है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले कार्य पे इसके बात करें कि जो हमारा आमाशय रस है ये क्या करता है, तो ये पेप्सिन नामक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में मिलकर प्रोटीन के कणों को छोटे तथा घुलनशील प्रोटीन के कणों को पेप्टोन तथा प्रोटीओजेज में बदल देता है। ये हमने पहला कार्य देखा। अगर हम इसके दूसरे कार्य की बात करें तो क्या है?
रेनिन दूध को जमा देता है। रेनिन क्या करता है? तो रेनिन दूध को जमा देता है, जिसके फलस्वरूप दूध का प्रोटीन कैसिनोजन कैसीन में बदल जाता है। जो रेनिन है ये दूध को जमा देता है, इसके फलस्वरूप होगा क्या? तो इसके फलस्वरूप जो दूध का प्रोटीन कैसिनोजन है ये कैसीन में बदल जाता है। इस कैसीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है। तो कैसीन जो दूध में पाया जा रहा है इसका पाचन किसके द्वारा होता है? तो पेप्सिन के द्वारा होता है। ये जो रेनिन है ये करता क्या है? तो रेनिन दूध को जमा देता है। इस दूध को जमाने की वजह से दूध का जो प्रोटीन कैसिनोजन है वो कैसीन में बदल जाता है और कैसीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है। ठीक, अगला कार्य, अगर इसके अगले कार्य की बात करें तो भोजन में अम्लीयता हो जाने की वजह से टाइलिन का प्रभाव नष्ट हो जाता है। टाइलिन कहाँ पाया जा रहा था? तो टाइलिन हमारे सलाइवा में पाया जा रहा था, यानी कि लार में पाया जा रहा था। क्या? टाइलिन। तो अगर भोजन अम्लीय हो गया है, भोजन की अम्लता हो जाने की वजह से ये जो टाइलिन पाया जाता है, इस टाइलिन का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। ठीक, अगर अगली बात करें हम तो ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलता है। ये जो आमाशय रस है इसका एक कार्य और क्या है? ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन एंजाइम में बदलता है। और अभी अभी आपने क्या देखा कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये कैसीन के पाचन में सहायक होता है, या कैसीन का पाचन इसी पेप्सिन के द्वारा होता है। अगली अगर हम बात करें, जो अगला कार्य है इसका वो ये है कि सामान्यतः आमाशय रस में रक्त निर्माण फैक्ट्री, जिसे कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, पाया जाता है। तो आमाशय में जो सामान्यतः आमाशय रस में रक्त निर्माण फैक्ट्री, जिसे हम कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, पाया जाता है। और ये फैक्टर क्या करता है? तो ये फैक्टर विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ पर अगर विटामिन बी की बात आ गई है, यानी कि विटामिन B12 की बात आ गई है, तो ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन B12 की कमी से होने वाली एनीमिया को क्या कहते हैं, या विटामिन B12 की कमी से कौन सी एनीमिया होती है। अगली हम बात करें इसी में, तो हम क्या देख रहे थे कि ये जो फैक्ट्री है, इंट्रिंसिक फैक्ट्री जो है, फैक्टर है, ये फैक्टर क्या करता है? ये विटामिन B12 के अवशोषण में आवश्यक होता है। इस तरह विटामिन B12 जो है वो यकृत में जमा हो जाता है और अस्थि मज्जा में जाकर रक्त निर्माण हेतु उद्दीपन का कार्य करता है या फिर उद्दीपन करता है। तो ये क्या करता है? सबसे पहले जो फैक्टर है, कौन सा? इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसका आप ध्यान रखेंगे। और ये करता क्या है फैक्टर? तो ये फैक्टर विटामिन B12 के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B12 जाकर इससे यकृत में जमा होता है और अस्थि मज्जा में जाकर ये ब्लड फॉर्मेशन में ये उद्दीपन करता है। ठीक, ये हमने अभी क्या देखे? ये हमने सिर्फ और सिर्फ देखे जो आमाशय रस है उसके कार्य को देखा हमने। अब अगर हम बात करें तो इस आमाशय का क्या कार्य है, यानी कि जहाँ से ये जठर रस निकल रहा है उसका कार्य क्या है। हमने अभी उस जो आमाशय रस निकल रहा था हमने उसके बारे में बात किया, लेकिन अगर हम अब आमाशय की बात करें कि आमाशय क्या कार्य करता है, तो ज़रा हम उस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आमाशय क्या कार्य करता है। अगर इसके कार्य को देखा जाए, यानी कि आमाशय क्या कार्य करता है, तो आमाशय में हमेशा गति होती रहती है। क्या होता रहता है? ये जो आमाशय है, आमाशय में हमेशा गति होती रहती है, जिससे कि भोजन में पाचक रस मिलते रहते हैं और ये भोजन को पचाने का कार्य करते रहते हैं। अगर हमारा जो आमाशय है ये गति ना करे, ये चलता ना रहे, तो जो आमाशय रस निकल रहा है क्या ये हमारे पूरे भोजन में मिल पाएगा? नहीं।
तो जो हमारा आमाशय है ये हमेशा गति करता रहता है, और ये जब गति करता रहता है तो जो भोजन है, भोजन में जाके ये जो आमाशयिक रस है ये जाकर मिल जाते हैं। ठीक। अगला है, यह भोजन को और भी पतला बनाता है तथा पक्वाशय की ओर इसको भोजन को ले जाता है। तो इसका दूसरा कार्य क्या होता है? इसका दूसरा कार्य होता है कि ये भोजन को और भी पतला बना देता है, साथ ही इसे पक्वाशय की ओर ले जाता है। भोजन को इकट्ठा कर रखने का कार्य यही करता है, जो हमारा आमाशय है ये भोजन को इकट्ठा करने का कार्य करता है। मनुष्य जब भोजन करता है तो वो आमाशय में आकर इकट्ठा हो जाता है। क्या ये हमारे नली में इकट्ठा होता है? नहीं होगा। कहाँ? आमाशय में होगा। जगह कहाँ है? आमाशय में है। तो ये आमाशय में आकर इकट्ठा हो जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे कि ये भोजन इकट्ठा करने का कार्य करता है। कौन? जो हमारा आमाशय है। ठीक। अगला कार्य क्या है? तो अगला कार्य इसका है, ये हमने पतला देख लिया। आमाशय रस का श्रावण करता है जो भोजन को पचाने में सहायक करता है। ये आपने अभी देखा क्या कि जो आमाशय है ये रस का श्रावण करता है जो कि आपके भोजन के पाचन में सहायक होता है। आमाशय रस अंशतः प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। ये जो आमाशय है ये क्या करता है? ये अंशतः प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। साथ ही साथ आमाशय जो है, आमाशय ग्लूकोज, पानी, अल्कोहल और कई प्रकार की दवाइयों को भी अवशोषित करता है। तो इसका कार्य और क्या होता है? जो भी हम ग्लूकोज हो गया, जो भी पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, या फिर जो अनेक प्रकार की हम दवाइयाँ लेते हैं, तो ये कई प्रकार की दवाइयों का भी अवशोषण करता है। साथ ही साथ आमाशय से जो HCl, अभी आपने देखा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, वो भोजन को तो अम्लीय बनाता ही है, साथ ही साथ भोजन के साथ आए जो माइक्रोब्स हैं, जीवाणु हैं, इन सभी को मार डालता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। ठीक। साथ ही साथ जो भोजन आकर्षक और स्वादिष्ट भोजन को देखने पर मनुष्य को भूख लगती है। क्यों? क्योंकि आमाशय तुरंत ही भोजन को देखकर आमाशय रस का श्रावण कर देता है, और जब ये आमाशय रस का श्रावण कर देता है इसका मतलब भोजन हमारे आमाशय में जाना चाहिए, उसमें ये रस मिलना चाहिए। ठीक। तो ये देखा हमने कि किस तरह से आमाशय रस का जो है कार्य होता है, कार्य करता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा जो हमारा आमाशय है वो किस तरह से कार्य करता है। एक बार हम इसे देख लेते हैं कि जो हमारा आमाशय है उसका कार्य क्या है। ये आपके बुक में ही था तो मैंने ऐसे ही इसको चिपका दिया। अब यहीं से हम थोड़ा सा इसको एक बार और देख लेते हैं। हालांकि आपने इन सारे पॉइंट को अभी देखा, आमाशय और आमाशय के रस मिलाकर जो यानी कि आमाशय का कार्य है और जो आमाशय रस का कार्य है, आपने इन दोनों पॉइंट में इन सारे पॉइंट को देख लिया है। यानी कि ये जो हमने दो चीज़ अभी डिस्कस किया उसमें आपने इन सारे पॉइंट को जान लिया है, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पहला क्या है कि जल, लवण व कुछ दवाइयों का अवशोषण करना। यानी कि जो हमारा आमाशय है ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि जल, लवण और कुछ दवाइयों का अवशोषण करना। साथ ही साथ भोजन को अम्लीय बनाना होता है। हमने देखा कि ये विटामिन B12 का अवशोषण भी करता है। और आपके लिए एक क्वेश्चन भी था कि विटामिन B12 जो है वो विटामिन B12 की कमी से कौन सी एनीमिया होती है। साथ ही साथ आपने और क्या देखा कि भोजन को संग्रह करके रखता है। कितने घंटों तक? 2 से 3 घंटों तक ये भोजन को संग्रह करके रखता है। साथ ही साथ लाइपेज की उपस्थिति में वसा कणों को ग्लिसरॉल और वसा अम्ल व प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। क्या करता है? तो लाइपेज की उपस्थिति में वसा के कणों को ग्लिसरॉल और वसा अम्ल व प्रोटीन को ये पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। भोजन में उपस्थित बाहरी जीवाणुओं का भक्षण करता है। अभी आपने देखा किसकी सहायता से? जो HCl है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके द्वारा।
शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलने का कार्य करता है कौन? ये जो हमारा आमाशय है। जठर रस का निरंतर श्रावण करता रहता है कौन? जो हमारा आमाशय है। रेनिन की उपस्थिति में दूध को दही में बदलने का कार्य भी करता है। ये जो हमारा आमाशय है ये क्या करता है? ये रेनिन की उपस्थिति में दूध को दही में बदलता है। आपने देखा होगा छोटा जब बच्चा होता है, माँ उसको दूध पिलाती है और 10 मिनट बाद जब आप देखेंगे उसका पेट दबता है तो वो तुरंत दही पलट देता है। क्यों? इसी की वजह से। अभी आप घर पे कुछ भी कर लीजिए, दही इतनी जल्दी नहीं जमता है, लेकिन माँ जैसे ही बच्चे को दूध पिलाकर लिटाती है, लिटाने पर तो नहीं, जैसे उसका पेट दबता है, अगर उसे कोई तुरंत बैठा लेता है या किसी भी तरह से उसके पेट पर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है तो बच्चा तुरंत दही निकालता है, झटपट वो दही बनाने का कार्य करता है। तो इसी रेनिन एंजाइम की वजह से दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ये जो रेनिन है ये दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अगला है क्रमानुकुंचन द्वारा भोजन को पक्वाशय की ओर ले जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य एक ये भी होता है कि ये क्रमानुकुंचन गति के द्वारा या क्रमानुकुंचन के द्वारा भोजन को पक्वाशय की ओर ले जाता है। तो ये कुछ मोटे मोटे कार्य थे हमारे आमाशय को जिसे हमने देखा। तो उम्मीद है कि आपको ये आमाशय और आमाशय के कार्य समझ में आए होंगे। ठीक, अब अगली चर्चा हम किस पर करेंगे? अब अगली चर्चा होगी हमारी छोटी आंत पर। छोटी आंत क्या है? फिर हम बात करेंगे बड़ी आंत पर। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं छोटी आंत को। ठीक, अगर हम बात करें छोटी आंत की तो आपको पता है ये एक घुमावदार ऐंठी हुई नली होती है। आप सभी ने छोटी आंत को देखा होगा जो कि आमाशय से लेकर और ये आपके बड़ी आंत तक फैली हुई होती है। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो ये लगभग 22 फीट लंबी होती है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है जहां भोजन का पाचन व अवशोषण दोनों सर्वाधिक होता है। ठीक, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है तो ध्यान रखिएगा छोटी आंत में होता है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि प्रारंभ कहाँ से होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पाचन शुरू होता है वो कहाँ से होता है। स्टार्च का पाचन स्टार्ट होता है हमारे मुख से। ठीक, ये छोटी आंत की छोटी आंत की मोटाई कम होती है। जो ये छोटी आंत है इसकी मोटाई कम होती है मुकाबले में बड़ी आंत की, और ये 3 भागों में विभक्त होता है। यानी कि जो ये हमारा छोटी आंत है ये 3 भागों में विभक्त होता है। पहला क्या है? पहला है ड्यूडेनम। ध्यान रखिएगा इसे ही पक्वाशय कहा जाता है। ठीक, क्या है ये? यही है हमारा पक्वाशय जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम नाम आपके लिए ये कई बार यही पूछा जाता है, पक्वाशय बहुत कम आता है। तो ये क्या होता है? ये ध्यान रखिएगा छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है और ये टेढ़ा भाग होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करें अगली पार्ट की यानी कि अगला जो भाग है वो है जेजुनम और लास्ट तीसरा है इलियम। तो छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, पक्वाशय यानी कि डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम क्या है? तो ये सबसे पहला आगे का भाग होता है। जेजुनम ये बीच का भाग होता है और जो इलियम है ये आंत का शेष भाग होता है। ये जो हमारा इलियम है ये छोटी आंत का सबसे लास्ट भाग होता है। अगर हम बात करें ये जो हमारा पक्वाशय हमने देखा यानी कि जो हमने डेडुनम की बात की तो ये छोटी आंत का प्रारंभिक भाग होता है। ये आमाशय के पाइलोरिक द्वार से प्रारंभ होता है। कहाँ से? ये होता है पाइलोरिक द्वार से प्रारंभ होता है। ठीक, ये एक सी आकार के, इसका जो आकार है डेडुनम का आकार है वो सी आकार का होता है और इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, ये आमाशय की जो बाहरी और अंग्रेजी के अक्षर यू के समान आपको देखने को मिलता है।
साथ ही साथ आप इसमें और क्या देख सकते हैं, जो आपका जेजुनम है, जेजुनम क्या है, तो ये छोटी आंत का छोटा सा भाग होता है और ये कुंडलित होता है। अगर हम बात करें इलियम की, तो ये हमारा इलियम जो होता है ये सबसे लास्ट भाग होता है, शेष भाग होता है। यानी कि जो छोटी आंत है उसका शेष भाग ये होता है। इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर होती है और ये कुछ सकरा सा होता है। ठीक, आपको लेकिन ध्यान क्या रखना है, यही क्या, डेडुनम, जेजुनम और ये आपका इलियम। साथ ही साथ इसमें अग्रभाग कौन है, प्रारंभिक भाग कौन है और लास्ट का भाग कौन है, साथ ही साथ बीच का भाग कौन है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, छोटी आंत में पाचन क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। हाँ, ये छोटी आंत जो है हमारी, इसमें पाचन क्रिया और अवशोषण क्रिया ये दोनों ही बहुत होता है, अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रकार के पाचक रस का श्रावण होता है, या 3 प्रकार के पाचक रस मिलकर भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में करते हैं। तो यहाँ पर भोजन के पाचन के लिए 3 प्रकार के रस मिलते हैं। अब वो 3 प्रकार के रस हैं कौन? तो उसमें 3 प्रकार के रस में एक होता है आपका पित्त रस, एक होता है आपका अग्नाशयी रस, एक होता है आपका आंत्रिय रस। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे हम पित्त रस की। तो ये पित्त रस क्या है, जरा हम इसको समझ लेते हैं, इसका कार्य क्या होता है। तो जो पित्त रस है, पित्त रस का निर्माण या फिर संश्लेषण यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। पित्ताशय तो इसे केवल संग्रहित करता है, यानी कि जो ये पित्त रस होता है इसका निर्माण कौन करेगा? यकृत करेगा। तो फिर पित्ताशय क्या करेगा? ये इसका संग्रहण करेगा। कभी ये पूछा जाए कि पित्त रस का स्रावण कहाँ पर होता है या पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है यकृत में। पित्त रस क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच 8.3 है और ये पीले रंग का द्रव होता है। क्या होता है? तो ये जो पित्त रस है ये क्षारीय प्रकृति का पीले रंग का द्रव होता है, जिसका पीएच मान 8.3 होता है। अगला है, पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये जो हमारा पित्त रस है इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये जो पित्त रस है, पित्त रस में उपस्थित लवण वसा का पायसीकरण कर देते हैं, जिससे वसा छोटे छोटे बूंद में टूट जाती है तथा अब वसा का पाचन अन्य पाचक एंजाइमों द्वारा आसानी से हो जाता है। तो ये पायसीकरण का अर्थ ही होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ देना। तो ये क्या करता है, जो ये पित्त रस है, पित्त रस की उपस्थिति में लवण जो है वो वसा का पायसीकरण कर देता है। अब पायसीकरण से होता क्या है, तो पायसीकरण करने से वसा छोटे छोटे बूंद में टूट जाती है तथा अब वसा का पाचन अन्य पाचक एंजाइमों के द्वारा आसानी से हो जाता है। तो ये इसे तोड़ने फोड़ने का कार्य करती है, ना कि इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम होता है। ठीक, ये तो हमने देखा पित्त रस की बात। अगर अब आगे हम बात करें तो हमें देखना है आमाशयी रस क्या है, अग्नाशयी रस, सॉरी, हमें अब बात करना है अग्नाशयी रस के बारे में कि ये क्या है। तो इसके लिए भी आप 2-4 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये जो आपका अग्नाशयी रस है, यह अग्नाशय से स्रावित क्षारीय द्रव है, जो कि पूर्ण पाचक रस भी कहलाता है। तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि पूर्ण पाचक रस कौन से हैं, तो ध्यान रखना है, ना वो आंत्रिय रस है, ना वो जठर रस है, ना वो पित्त रस है, वो है अग्नाशयी रस। यानी कि अग्नाशयी रस को हम क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं, जिसका पीएच मान 8.6 होता है। तो ये 8.6 होता है, तो ये क्या करता है, ये पाचक में सहायता करता है। अगर इसमें लगभग सभी प्रकार के जो पाचक एंजाइम हैं वो होते हैं। अग्नाशयी रस में इसमें जो भी पाचक एंजाइम है वो सारे के सारे उपस्थित होते हैं लगभग। अब हम बात कर लें आंत्रिय रस की। तो ये आंत्रिय रस क्या काम करता है? तो ये भी
जो हमारा आंतरीय रस है ये भी कुछ क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और इसका पीएच मान 8.4 तरल जिसका श्रावण छोटी आंत की दीवारों से उपस्थित ब्रूनर्स ग्रंथियों लुवर कुहन की दरारों से होता है। ध्यान रखिएगा ये भी क्या है, एक क्षारीय रस है जिसका मान पीएच मान 8.4 है। अगला पॉइंट इसी में हम ध्यान रखेंगे कि इसमें भी ये जो आंतरीय रस निकल रहा है इसमें भी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन से संबंधित जो लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, ग्लाइऑक्सीडेज है एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? लाइपेज, ट्रिप्सिन, ग्लाइऑक्सीडेज, ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं किसके पाचन के लिए? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन के लिए। साथ ही साथ छोटी आंत में पाचन क्रिया पूरी हो जाती है। छोटी ही आंत में पाचन क्रिया पूरी हो जाती है। यहाँ रसंकुर के कारण भोजन का अवशोषण भी सबसे ज़्यादा होता है। तो आपने देखा कि जो हमारा छोटा आंत है यानी कि जो हमारी छोटी आंत है, इसी छोटी आंत में ही भोजन का पाचन और अवशोषण सर्वाधिक होता है। ठीक, ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा जो हमारे छोटी आंत में पाए जाने वाले रस थे उनके बारे में हमने चर्चा की, चाहे वो पित्त रस हो, चाहे वो अग्नाशयी रस हो, चाहे वो फिर आंतरीय रस हो। हमने इन तीनों रसों के बारे में समझा। अब जरा हम समझ लेते हैं ये जो बड़ी आंत है। बड़ी आंत क्या है? इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे अभी आपने देखा छोटी आंत के 3 भाग, वैसे ही हमें ध्यान रखना है बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। तो आप मिक्स मत कीजिएगा कि छोटी आंत को बड़ी आंत को छोटी आंत, तीनों को अलग यानी कि दोनों को अलग रखिएगा, इसके 3 पार्ट और इसके 3 पार्ट को। ठीक, अगर हम बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत क्या है? तो छोटी आंत का जो इलियम भाग है वो बड़ी आंत में आकर खत्म होता है। आपने देखा था ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट था किसका? जो छोटी आंत का स्टार्टिंग पॉइंट था वो था ड्यूडेनम और जो लास्ट पॉइंट था वो था इलियम। और यही इलियम जो है ये आकर बड़ी आंत में स्टार्ट होता है। कहाँ पर? यही आकर बड़ी आंत में शुरू होता है। बड़ी आंत में आकर यानी कि ये जो इलियम का पार्ट है, ये छोटे आंत का इलियम जो भाग है वो बड़ी आंत में आकर समाप्त हो जाता है। मनुष्य में यहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन जल व लवण का अवशोषण यहाँ होता है। पाचन की क्रिया तो आपने अभी छोटी आंत में ही समाप्त कर ली, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पाचन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो जल है, जो लवण है, उनका अवशोषण होता है। चारा चरने वाले जीवों में यहाँ पर सेलुलोज का पाचन होता है। क्या हम मनुष्य सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं? नहीं। जो जीव जंतु चारा चरते हैं उनमें वो सेलुलोज को पचा सकते हैं, तो उनका जो सेलुलोज का पाचन है वो कहाँ होता है? वो बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत का इलियम भाग बड़ी आंत में आकर खत्म होता है, ये हमने समझा। इसके 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से? तो इसके भी 3 मुख्य भाग हैं जो कि हैं कोलन, सीकम और मलाशय। अब कोलन क्या है? तो ये बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है। जैसे हमने ड्यूडेनम देखा था वो छोटी आंत का प्रारंभिक भाग था, वैसे ही बड़ी आंत का जो प्रारंभिक भाग है वो है आपका कोलन। और इसका आकार यस अक्षर से कुछ मिलता जुलता है। कोलन देखने में छोटी आंत के समान ही दिखाई देता है, लेकिन इसकी लंबाई उतना ज़्यादा नहीं होती है। इसका क्षेत्रफल जो छोटी आंत है उसकी अपेक्षा बड़ा होता है और ये इसके अंदर में अंकुर नहीं होते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये देखने में सिर्फ कैसा होता है? देखने में ही सिर्फ छोटी आंत के समान दिखाई देता है। अगर हम बात करें सीकम की, दूसरा क्या है? सीकम है। तो ये कोलन के प्रारंभिक भाग से बनता है और लगभग 10 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। इसके अंत में अपेंडिक्स होता है। आपने अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, तो ध्यान रखिएगा अपेंडिक्स कहाँ पर पाया जाता है? तो अपेंडिक्स जो होता है वो आपके सीकम में
पाया जाता है। अगर हम अगला बात करें लास्ट जो है मलाशय, तो मलाशय क्या है? यही आपके आहार नाल का अंतिम भाग होता है और गुदा नली का एक भाग होता है। गुदा नली जो होती है वो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। मलाशय की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक, तो ये क्या होता है ध्यान रखेंगे। इसमें कोलन जो है ये प्रारंभिक भाग है, अपेंडिक्स सीकम में पाया जाता है। मलाशय आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमने छोटी आंत की बात की, छोटे आंत के कार्य की बात की, अब वैसे ही हम देखेंगे बड़ी आंत के भी कार्य कुछ। क्या है बड़ी आंत के कार्य, जरा उसको समझ लेते हैं। तो बड़ी आंत करता क्या है? ये जल का अवशोषण करता है। बचा हुआ भोजन जब बड़ी आंत के अंतिम सिरे पर पहुंचता है तो ठोस बन जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मलाशय में आकर जमा हो जाता है। तो ये जल का तो अवशोषण कर लेता है, लेकिन जो बचा हुआ भाग होता है उसको बड़ी आंत के अंतिम सिरे में पहुंचाता है और वहां पर ये ठोस बन जाता है, जो कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मलाशय में आकर ये जमा हो जाता है। अगला कार्य क्या करता है? तो अगला कार्य ये करता है कि ये खमीरीकरण का कार्य करता है। जो हमारी बड़ी आंत है ये खमीरीकरण का कार्य करती है। बड़ी आंत में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो भोजन को खमीरीकृत कर देते हैं। भोजन को खमीरीकृत करने का कार्य बड़ी आंत में होता है, जो उसमें उपस्थित कुछ विशेष प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो करते हैं खमीरीकरण, जो भोजन को खमीरीकृत कर देते हैं। यह सेलुलोज पर क्रिया कर विभिन्न गैसों जैसे जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये तमाम प्रकार की गैसों को बनाते हैं। ठीक, अगला कार्य क्या करते हैं? तो ये इनका अगला कार्य जो होता है ये भारी धातुओं को निष्कासित करता है, साथ ही कई प्रकार की औषधियां, लौह तत्व इत्यादि को खून से अलग कर मल में मिलाता है। ठीक, अगले कार्य क्या है इसके? तो ये जीवाणुओं की सहायता से कई उपयोगी चीजों का संश्लेषण भी करता है। जैसे जैसे आप करें फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन K हो गया, इन चीजों का ये क्या करता है? संश्लेषण करता है। ठीक, और यह म्यूकस का स्रावण करता है, जो मल को चिकना कर उत्सर्जन में सहायता प्रदान करते हैं। ये मल को समय समय पर विसर्जित करता है। मल में श्लेष्मक झिल्ली और जीवाणुओं की उपस्थिति होती है। तो ये कुछ कार्य थे किसके? ये जो बड़ी आंत है ये कुछ मात्रा में ग्लूकोज का भी अवशोषण करती है, सिर्फ जल का ही नहीं, कुछ मात्रा में ये ग्लूकोज का भी अवशोषण कर लेती है। तो ये हमने देखे छोटी आंत बड़ी आंत के कार्य। अभी हमारा ये पाचन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें चर्चा करना है यकृत पर। यकृत को थोड़ा हमें समझना है। हालांकि हमने जो यकृत में जो समस्या होती है, जो रोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जरा एक बार कमेंट करके बताइए। हमने न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ा है। तो कल रोग के बारे में नहीं, कल हमें सिर्फ और सिर्फ यकृत के बारे में चर्चा करना है। यकृत क्या है, कैसा होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो इन सब के बारे में कल हमें डिस्कस करना है। आज हमने क्या पढ़ा, जरा एक बार हम फिर से उसे समझ लेते हैं। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट किया ग्रसनी से। कल हमने मुख गुहा की बात की थी और लार के बारे में समझा था। उसी के आगे आज हमें समझना है, उसी के आगे आज हमने देखा ग्रसनी से। ग्रसनी क्या है हमने उसके बारे में समझा, साथ ही साथ हमने देखा ग्रास नली क्या है। ग्रास नली को समझने के बाद हमने आमाशय को समझा, जहाँ से ये जो आमाशय रस निकलता है, हमने आमाशय रस के कार्य को समझा, आमाशय के कार्य को समझा। साथ ही साथ हमने बात की छोटी आंत की, जिसके तीनों भागों पर चर्चा किया, चाहे वो आपका ड्यूडेनम हो, जेजुनम हो, इलियम हो और
इसी छोटी आंत से जो निकलने वाले रस हैं, चाहे वो आपके पित्त रस हों, चाहे वो अग्नाशयी रस हों, चाहे आंत्रिय रस हों, हमने तीनों के बारे में बात की और लास्ट में हमने बात किया बड़ी आंत के बारे में, जिसके तीनों भाग के बारे में डिस्कस किया, कोलन, सीकम और मलाशय। ध्यान रखिएगा कौन छोटी आंत का पार्ट है, कौन बड़ी आंत का पार्ट है, कौन प्रारंभिक बिंदु है, कौन अंतिम बिंदु है, कहाँ पर अपेंडिक्स पाया जाता है, कहाँ पर सर्वाधिक भोजन और जल का अवशोषण होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। आप लोग ना ही शेयर करते हैं, ना ही लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, लाइक करने में क्या जाता है? एक शेयर करने में क्या जाता है? एक कमेंट करने में क्या जाता है? बस कुछ सेकंड का समय लगता है। तो इतना समय तो आप मुझे दे ही सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। रात 9 बजे आपकी होती है क्विज, तो आप वहाँ पर क्विज करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी तरह का कोई भी फी पे करने की आवश्यकता नहीं है टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।